गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोलरता मोलरता उनके बीच में रिलेशन पढ़ लिया था, उससे कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए थे। फिर हमने अगले वीडियो में नॉर्मलता पढ़ा था। अब हम लोग नॉर्मलता के न्यूमेरिकल तो लगा चुके हैं। अब हम नॉर्मलता के संबंध देख लें कि मोलरता से कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, मोलरता, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? मोल प्रति लीटर का मात्रक होता है, एक लीटर जल में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। ठीक है, और नॉर्मलता में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी। वैसे भी जितना भी फर्स्ट में जो कुछ है भी वो है सब इंटर के लिए ही। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका संबंध आपको रूल दिखाई देगा। अगर आपने बेस नहीं रखा तो आपको समस्या होने वाली है। ठीक है, तो इस सब चीजों को साथ में लेके चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने मोलरता और मोलरता में संबंध निकाला था तो वहां हम लोगों ने क्या चीज दोहराई थी? हम लोगों ने मोलरता और मोलरता का एक दूसरे के साथ डिवाइडेशन किया था उनके फार्मूलों का, जिससे जो चीजें कैंसिल हो गई थी उनको हटा के बाकी हमने रिलेशन निकाल लिया था। तो यहां भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने जाएंगे। ठीक है, हम लोग भी क्या करेंगे, नॉर्मलता और मोलरता के बीच फार्मूले से डिवाइडेशन करेंगे। फिर जो बचेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, जो कन्वर्ट हो सकेगा कन्वर्ट कर लेंगे, उससे जो भी फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा वही क्या कहलाएगा इनके बीच में संबंध। ठीक, चलिए अब देखिए जरा, तो हम क्या लिख देंगे ऊपर। चलिए नॉर्मलता को लिख ले रहे हैं, तो ऊपर हमने नॉर्मलता लिख दिया है बटे नीचे क्या लिख दिया है, मोलरता। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या है, तो हमने कल पढ़ा ही था। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ को जो घोला गया है विलेय, बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में। किसका आयतन? तो विलयन। ठीक है, विलायक का, ये वर्ड स्पेशली ध्यान रखना। अब मोलरता क्या होती है? तो मोलरता होती है पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार इंटू आयतन लीटर में। यहां भी विलयन का ही आयतन होता है। अब देखेंगे क्या क्या है जो कैंसिल हो सकता है। पदार्थ की मात्रा सेम है तो पदार्थ की मात्रा से पदार्थ की मात्रा कैंसिल कर लेंगे। आयतन लीटर में सेम है तो आयतन लीटर से आयतन लीटर कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए अणुभार जाएगा सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे वाली चीज भिन्न जानते हैं क्या होती है, सबसे ऊपर मल्टीपल होगी जाएगी, इसका गुणा इसमें मल्टीपल होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करें, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता बार बार नहीं, इसकी जगह एन और इसकी जगह कैपिटल एम लिख के चलेंगे। ठीक है, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, अणुभार और बटे तुल्यांकी भार। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अणुभार ये कैंसिल हो गया तो अणुभार ऊपर जाएगा, तुल्यांकी बीच में रहेगा। लेकिन अब यहां देखिए इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं संयोजकता में। कैसे? हमने पीछे देखा था तो तुल्यांकी भार का हमारे पास फार्मूला क्या था, नॉर्मलता के फार्मूले लिखने जाके तो हमने लिखवाया होगा तुल्यांकी भार बराबर अणुभार और बटे में संयोजकता या अम्लीयता या भास्मिकता। ठीक है, अब देखिए अगर हम संयोजकता को इधर ले तो ये क्या हो जाएगा, जब संयोजकता को इधर लाएंगे तो तुल्यांकी बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो यानी कि अणुभार बटे तुल्यांकी भार की जगह पे हम लोग संयोजकता यूज कर सकते हैं। भाई हमें दिख रहा है सवाल में कि यहाँ पे भिन्न आए और यहाँ फार्मूले से निकाल लिया कि संयोजकता क्या होता है, अणुभार बटे
तुल्यांकी भार, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे अणु भार बटे तुल्यांकी भार लिखा हुआ है वहां पे संयोजकता वर्ड यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता, और यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा, संयोजकता। ठीक है, अब इधर इसका मल्टीपल कर दो, तो फार्मूला क्या बन गया, नॉर्मलता बराबर संयोजकता और गुणे में मोलरता। ठीक है, ये हमें नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन जहां पे मोलरता दी हो नॉर्मलता पूछ ले, या नॉर्मलता दी हो मोलरता पूछ ले, या हो सकता है नॉर्मलता मोलरता दोनों दे दे और वो वैलेंसी पूछ ले कि जो यौगिक है या कंपाउंड है वो किस प्रकार का है, मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, या मोनोएसिडिक है, डाइएसिडिक है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो मोलरता और नॉर्मलता संबंध हटकर बहुत ही करने पर तुरंत आ गया है, कोई खास याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसका संबंध निकालने के लिए इंटर में तो बहुत मुश्किल है, फर्स्ट में आता रहता है, इन न्यूमेरिकल इसके इंटर में बहुत आते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पुश करके एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि क्लास 12 की क्लास कब से शुरू होगी। देखिए, क्लास 12 की क्लास आपको लग रहा होगा कि नहीं शुरू, एग्जैक्टली में आपकी क्लास 12 की क्लास शुरू है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब क्लास 12 में ही है, प्लस क्लास 12 को पढ़ने के लिए जिस बेसिक की आवश्यकता होती है, पहले हम वो पढ़ा रहे हैं, वो क्लास फर्स्ट ईयर में है, इसलिए वो चल रहा है। 10-15 दिन रुकी, जैसे ही बेसिक कंप्लीट होता है तो क्लास 12 की सारी क्लासें चैप्टर वाइज पूरी उपलब्ध होंगी, आपको सारा कोर्स कराया जाएगा, हैरान भी पूरा कोर्स होगा क्लास 12 का, अनसॉल्व भी पूरी सॉल्व होगी, क्विक रिवीजन भी मिलेगा, मैराथन क्लासें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, बस आप इससे जुड़े रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा, पढ़ते रहिए बस आप आराम से। ठीक, चलिए अब देखिए इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं जरा। इससे न्यूमेरिकल दे दिया गया कि 0.3m H3PO4 बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहां हमें क्या निकालना है, कह रहा है 0.3m H3PO4 बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए हमारे पास मोलरता दी हुई है और हमसे नॉर्मलता पूछी। देखिए हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है कि n बराबर संयोजकता गुणे मोलरता, उसमें कम से कम संयोजकता तो हमारे पास होनी चाहिए ना, तो हम फार्मूला लगा पाएंगे। तो पहले देख लेते हैं मोलरता कितनी दे रखी है सवाल में। तो हमारे पास सवाल में जो मोलरता वो कितनी है, 0.3m है। इसके साथ संयोजकता हमने निकालना आपको सिखाया था कि जिसे H3PO4 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे पहले। तो आयनाइज में क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव प्लस PO4 ट्रिपल नेगेटिव। अब देखिए हायर आयन कौन से है, 3 नेगेटिव है, यहाँ भी 3 पॉजिटिव हो जाएंगे बैलेंस करने पे। ठीक है, तो 3 हाईएस्ट नंबर है, तो संयोजकता कितनी आ जाएगी, 3। तो नॉर्मलता और क्या हो जाएगा, संयोजकता 3 आ गई है, मोलरता कितनी है 0.3, मल्टीपल कराएंगे कितना आंसर आ जाएगा 0.9 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या 0.9 N। ठीक है, कितना इजी हो गया। देखिए अगर आपको ये फार्मूला ना पता होता तो ये सवाल लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फार्मूला पता है तो 3 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। X विलियन की अम्लीयता ज्ञात कीजिए यदि विलयन की
मोलरता 3 मोल प्रति लीटर तथा नॉर्मलता 9N है। ठीक है यार, 9 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। ठीक है, तो ये हमारे सामने देखो मोलरता दे दी गई, m का मान दे दिया गया है 3 और n का मान दिया गया है 9 और वैलेंसी पूछी। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n बराबर संयोजकता गुणे मोलरता। m रख लो इसको, संयोजकता निकालनी है, पूछ रहा संयोजकता ज्ञात कीजिए। संयोजकता को ही बोलते हैं अम्लीता है भास्वंतता। ठीक है, तो अम्लीता पूछे या भास्वंतता पूछे, हम लोग क्या निकालेंगे, संयोजकता। तो संयोजकता हमारे पास वो कितनी कह रहा है, तो आ जाएगा n बटे m, m डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 9 और m की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ जाएगा, यानी कि 3 संयोजी हो सकता है या जिसकी अम्लीता वो कितनी हो सकती है 3। ठीक है, तो देखिए सवाल कितनी आसानी से हो रहे हैं और यही अगर फार्मूला आपने ओपन ना किया होता तो ये सवाल लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पहले आप नॉर्मलता लगाते फिर मोलरता निकालते जाके कहां से आंसर आता। ठीक है, तो फार्मूले एक्सप्लेन अगर आप एक बार कर लेते तो आपको समझ में आ जाता कि सवाल कैसे लगाने। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं इसका। देखिए 0.25 N HCl विलयन तैयार किया गया है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए साल हमें नॉर्मलता दी गई कितनी है 0.25, m की वैल्यू पूछ रहा है और संयोजकता के वही तरीका हमारे पास जो हम यूज कर रहे थे कि पहले इसको आयनाइज करो, यानी आयनों में तोड़ दो, फिर हायर नंबर ऑफ आयन, तो दोनों में एक ही संयोजकता में कितनी आ जाएगी इसकी 1। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नॉर्मलता बराबर संयोजकता गुणे मोलरता। सॉल्व में नॉर्मलता दे रखी कितनी है 0.25, संयोजकता 1 दे रखी, मोलरता निकालनी है, तो m का मान भी कितना आ जाएगा 0.25। अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि m बराबर n होता है किस कंडीशन में, इफ वैलेंसी इज 1। ठीक है, अगर आपकी वैलेंसी 1 है तो मोलरता ही क्या होती है नॉर्मलता ही क्या होती है मोलरता। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखिए, वो लिखा है तो मोलरता का, तो इस सवाल अच्छा है वो भी। देखिए ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो ऑप्शन में भी आ जाता है और कई लगाने के लिए भी आ जाता है, कई बार आया हुआ यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड का कंपटीशन एग्जाम के अगर पूछा गया है, आईटी जेम के अगर पूछा गया है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि घनत्व 1 ग्राम पर ml हो। ठीक है, अब हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल जल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए जल के बारे में जानकारियां होनी चाहिए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है, जल का घनत्व कितना होता है, जल का एटॉमिक प्रेशर कितना होता है, जल का वाष्प दाब कितना होता है। ठीक है, जल के बारे में तुमसे कोई जानकारी होनी चाहिए और ये केमिस्ट्री आपसे उम्मीद करती भी है। ठीक है, इस सवाल में हमने दे दिया है, कई बार सवालों में ये वर्ड नहीं दिया जाता है कि घनत्व 1 ग्राम पर ml। आपको पता होना चाहिए कि जल जो होता है उसका वेट और वॉल्यूम दोनों बराबर होता है।
25 डिग्री सेल्सियस एक रूम टेम्परेचर है। उन्होंने रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा इसमें। शुद्ध जल की आपको मोलरता ज्ञात करनी, बाकी कुछ नहीं दिया गया है सवाल में, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा है, ना आयतन है, ना अणुभार है। अब हम सब कुछ निकालेंगे। देखिए तो जो पदार्थ की मात्रा है, देखिए वो हमें घनत्व से पता चलेगी। घनत्व में क्या कह रहा है, 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml जल में 1 ग्राम जल। उसका कहने का मीन्स कुल मिला के ये 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml जल में 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा है। तो पदार्थ मतलब कितनी मान लेंगे, 1 ग्राम। और चूंकि 1 ml में है तो जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन वो भी कितना हो जाएगा, 1 ml। क्योंकि वो देखिए घनत्व क्या कह रहा है, 1 ग्राम प्लस मोलरता, वैसे विलयन होता है, यहाँ कल जल के लिए बोला गया है, तो हमारे लिए जली पदार्थ है, यानी जल ही विलय है, जल ही विलायक है हमारे लिए, ठीक है। तो 1 ग्राम हम क्या बोलेंगे कि पदार्थ की मात्रा, जल की मात्रा 1 ग्राम हो गया, घुली भी 1 ml में, यानी कि विलयन का आयतन भी कितना हो गया, 1 ml। अब हम लोग अणुभार निकाल लेंगे जरा। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, H2, H का होता है 1, 2 हो जाएगा, O का 16 कितना आ जाएगा, 18, 18 अणुभार, H2 इसलिए 2 हो गया। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में, ठीक है, विलयन का आयतन। अब ये पदार्थ आता कितनी, 1, अणुभार कितना है 18, आयतन देखिए लीटर में या ml में, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, बटे 18 भाग में 18 पंचे 90, 10 बच जाएगा, फिर 100 हो गया, 18 पंचे, वो दशमलव डिवाइड करते रहोगे तो 55.55 जाता रहेगा, तो इसको हम लोग 55.56 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शुद्ध जल की मोलरता है। इसके आपको दोनों तरीके आने चाहिए, लगाना भी आना चाहिए, न्यूमेरिकल कई बार 3 नंबर में आ भी जाता है, लगाना भी आना चाहिए, और ऑप्शन में कई बार कई जगह पूछा जा चुका है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.56, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलिए मिटा दें इसको। देखिए न्यूमेरिकल लगाते रहिए जितने ज्यादा हो सके, कोशिश करेंगे हम कि न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगवा दें, ठीक है। इसके साथ आप जो कमेंट्स में डालते रहेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उसमें भी आपको हम साल में देते रहेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, तो अगला टॉपिक अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा है, मोल अंश, या इसी को हम मोल प्रभाज लिखते हैं, ठीक है। मोल अंश क्या है, इसको अगर हम सिंपल अगर मोल को हटा दें, केवल अंश की बात करें, भाग की, तो कोई जब विलयन तैयार किया जाता है, या कोई आप एक सिंपल सी बात समझ लें कि आपने 10 रुपए का बिजनेस किया, सिंपल सी बात में लेके चलें कि हमने 10 रुपए बिजनेस किया है, जिसमें 2 रुपए हमारे, ठीक है, प्लस 2 रुपए श्याम के, 2 रुपए मोहन के, और प्लस कितने 6 रुपए राहुल के हो गए, ठीक है। अब यहाँ अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ किसका अंश कितना है, तो जैसे श्याम का अंश कोई पूछे तो तुम क्या करोगे, श्याम का रुपया ऊपर रखो, बटे टोटल रख दो, ये श्याम का अंश हो गया। मोहन का अंश, ये मोहन का अंश हो गया। राहुल का अंश, ये राहुल का अंश हो गया। हमारा अंश, ये हमारा अंश हो गया, ठीक। तो यानी किसी का जब भाग निकालना होता है तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है और जो मिल के वहां वैल्यू हुई वो कितनी, ठीक है। उसी का डिवाइडेशन या भिन्नात्मक जो मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश। तो यहाँ भी कुछ ऐसी होने वाला है, चूंकि अंश की बात कर दी इसने, बस मोल की बात की, तो जो वैल्यू हमने रुपए में ली, वैल्यू यहाँ किसमें होगी, मोल, ठीक है। अब चूंकि विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विलयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ लें। अभी हमने तरीका बताया कि अंश होता क्या है, अब थोड़ा मोल के बारे में पढ़ लें कि मोल क्या होता है, विलयन क्या होता है। देखिए विलयन जो होता है, तो विलयन देखिए हम जानते हैं किससे, नॉर्मली तो 2 चीजों से मिलकर बनता है। नॉर्मली बनेगा, एक तो कोई ना कोई विलायक होगा उसमें, कोई ना कोई विलायक होगा, उसके बाद कोई ना कोई उसमें विलय घोला जाएगा, सोल्यूबल और सॉल्वेंट, ठीक है, 2 ही चीजों मिलकर बनता है। लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि जो विलय है उसमें पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, A, B, C, D कई हो सकते हैं,
विलायक हाँ एक ही हो सकता है, ठीक है, विलायक भी दो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि विलय की मात्राएं बढ़ती रहती है। एक विलयन घोला जा सकता है, दो घोले जा सकते हैं, 3 पदार्थ घोले जा सकते हैं। अब अगर विलय में पूछ दिया जाए कि विलय ए का मोल अंश कितना है, विलय बी का मोल अंश कितना है, विलय सी का मोल अंश कितना है, डी का कितना है, या विलायक का मोल कितना है, तो ऐसी कंडीशन में मान लिया कि डी विलायक हम मान ले रहे हैं, डी विलायक, ठीक, और ए बी सी 3 पदार्थ घुले हुए हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ ए का मोल अंश कितना होगा, ए का मोल अंश कितना होगा, तो हम कहेंगे ए के मोल ऊपर रखो और टोटल नीचे रख दो, यानी ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी, आ गया ए का मोल अंश। ऐसे कोई अगर हमसे बी का मोल अंश पूछेगा तो हम कहेंगे बी के ऊपर रखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कोई हमसे विलायक का मोल अंश कितना होगा, डी का, तो हम कहेंगे डी के ऊपर रखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी किसी विलयन में वो जितने भी घटक से मिलकर बना हुआ है, प्रत्येक घटक का विलयन के सापेक्ष जो रेशियो होता है वही क्या कहलाएगा, मोल अंश, ठीक है। तो कल हम लोग मोल अंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने आपको मोल अंश का समझा दिया, कल भी मैं डिटेल समझा के हैरान होइए आप, ठीक है। आज अगर कोई वीडियो देख लेंगे अच्छी बात है, कल भी समझाएंगे और कल इसके न्यूमेरिकल भी लगेंगे, ठीक है। मोल अंश के न्यूमेरिकल भी अच्छी क्वालिटी के हैं और मोल अंश तक अभी इंटर में आपके हैं, यहाँ तक आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद जरूर फर्स्ट ईयर का ये, ठीक है, लेकिन यहाँ तक इंटर में भरपूर है। तो कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज आपको समझ में आ गया होगा कि अंश क्या होता है और मोल अंश क्या होता है, विलयन कैसे बनता है, कैसे मोल अंश निकाले जाते हैं, ठीक। बस कल पे थ्योरी लिखा के न्यूमेरिकल लिखाने, ठीक है। फिलहाल आपके कोर्स में तो ज्यादा घटक के लिए है भी नहीं, यहाँ हमने ABCD लिखा दिया आपके कोर्स में विलय और विलायक के लिए, ठीक है। तो और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कल मिलेंगे, वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको रोज वीडियो हो सकता है 2 दिन के अंतराल में आपको वीडियो मिलता हो, इतना हो सकता है, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता है, हमें ये अपलोड करना पड़ता है, तो समय लगता है, ठीक, समस्याएं होती हैं। तो एक दिन के अंतराल आपको वीडियो मिलता रहेगा, रोज मिलेगा। क्लास 10th का वीडियो भी मिलने वाला है, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, सेकंड चैप्टर वो भी स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्लास 12 का जो वीडियो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त तक चालू कर देंगे हर हाल में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।